आज 20 नवंबर 2025 है। आज हमारे पास जो आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स हैं वो भारत की एक कह सकते हैं कि एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। एक ऐसा देश जहां भविष्य की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, ग्लोबल पावर बनने की एम्बिशन। बिल्कुल। लेकिन साथ ही जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दो भारत एक साथ चल रहे हैं, एक जो तेजी से आगे भागना चाहता है और दूसरा जो अभी भी बुनियादी समस्याओं से ही जूझ रहा है। और आज हम इसी टकराव को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि भारत की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, वो जमीनी हकीकत से टकराकर कैसे अपना रूप बदल लेती हैं। अच्छा। इसके लिए हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम की असली परीक्षा कहाँ हो रही है, मतलब परीक्षा हॉल से लेकर खेतों तक। ठीक है। फिर हम अर्थव्यवस्था के उस नए चेहरे को देखेंगे जहां एआई और गिग इकोनॉमी जैसे शब्द मौके भी बना रहे हैं और नई मुसीबतें भी। और आखिर में हम अपनी सीमाओं के बाहर झांकेंगे, जहां हमारे पड़ोसियों और दुनिया के बदलते समीकरण भारत के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां लाखों युवाओं का भविष्य तय होता है, नीट की परीक्षा। इस साल जैसा कि सूत्रों में बताया गया है, कोई बड़ा पेपर लीक या घोटाला तो नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला है। क्या हुआ? कई सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरे या तो बंद थे या फिर ऐसी जगह लगे थे जहां से कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये कोई हाईटेक हैकिंग नहीं है, बल्कि ये तो बुनियादी इंतजाम की नाकामी है। बिल्कुल। और देखिए यही बात इसे ज्यादा गंभीर बनाती है। जब कोई बड़ा स्कैंडल होता है तो उसे एक बाहरी हमले की तरह देखा जाता है। हाँ, कि किसी ने सिस्टम हैक कर लिया। बिल्कुल। एक ऐसी घटना जिसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे जैसी बुनियादी चीज काम नहीं करती तो ये सिस्टम के अंदर की सड़न को दिखाता है। ये भरोसे का सवाल है। सही बात है। सोचिए उस छात्र के बारे में जो छोटे शहर से आता है, जिसके परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी उसकी कोचिंग पर लगा दी है। उसके लिए तो एक निष्पक्ष परीक्षा ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। और जब ऐसी बुनियादी गड़बड़ियां होती हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है जो नियमों से खेलते हैं। जो लोग जुगाड़ या धोखेबाजी के रास्ते खोजते हैं, उन्हें तो इससे और मौका मिल जाता है। यही तो, ये चुपचाप उन हजारों होनहार उम्मीदवारों को दौड़ से बाहर कर देता है। ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं है, ये सीधे सीधे अफसरों की समानता के सिद्धांत पर हमला है। व्यवस्था पर भरोसे का ये संकट सिर्फ परीक्षा हॉल तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे खेतों तक भी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वादा तो इसका भी कुछ ऐसा ही था, किसानों के लिए एक फूल प्रूफ सुरक्षा कवच। लेकिन यहाँ भी जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। क्या हुआ वहां? स्रोत में एक ऐसा उदाहरण है जिसे पढ़कर यकीन नहीं होता। महाराष्ट्र में एक किसान को 11 एकड़ धान की फसल बर्बाद होने पर मुआवजे में मिले सिर्फ ₹2.30। क्या? ₹2.30? ये तो मजाक है, ये अपमानजनक है। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। मध्य प्रदेश के एक पूरे गांव के किसानों के खातों में कुल मिलाकर सिर्फ ₹17 आए। देखिए यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस समस्या की जड़ में एक बहुत ही मॉडर्न लगने वाला तकनीकी बदलाव है। सरकार ने सैटेलाइट आधारित फसल आकलन प्रणाली अपनाई है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। सैटेलाइट से निगरानी, मतलब कोई हेर फेर नहीं, सब कुछ पारदर्शी। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ टेक्नोलॉजी की सीमा में है। सैटेलाइट ऊपर से ये तो देख सकता है कि खेत में फसल हरी भरी है या नहीं, पर ये नहीं बता सकता कि उसमें दाना कितना है। बिल्कुल, वो ये नहीं बता सकता कि उस फसल में दाना कितना है और भूसा कितना। कई बार ओलावृष्टि से फसल बाहर से ठीक दिखती है पर अंदर दाना खोखला हो जाता है। असल नुकसान तो कटाई के बाद पता चलता है। अच्छा, और बीमा कंपनियां इसी तकनीकी सीमा का और अपनी शर्तों का फायदा उठाती हैं। वो कहती हैं हमारी सैटेलाइट इमेज के हिसाब से तो फसल 70% ठीक थी और मुआवजा देने से बच जाती हैं। मतलब एक हाईटेक सिस्टम जो असल में किसानों की मदद करने के बजाय बीमा कंपनियों की मदद कर रहा है। एक तरह से यही हो रहा है और नतीजा ये है कि योजना का मूल उद्देश्य ही खत्म हो गया है। किसान निराश हैं और राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ रहा है। उन्हें अपनी जेब से अलग राहत पैकेज घोषित करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ भी नीट वाली ही कहानी दोहराई जा रही है। एक बड़ा टेक्नोलॉजी पर आधारित सिस्टम जो जमीनी हकीकत को समझने में पूरी तरह नाकाम हो रहा है और आम नागरिक का भरोसा तोड़ रहा है। और ये पैटर्न सिर्फ सरकारी योजनाओं में नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था में भी दिख रहा है, जहां बड़े बड़े वादे और जटिल हकीकतें आमने सामने हैं। चलिए अब अर्थव्यवस्था के इस नए चेहरे को समझते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के आंकड़े एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं।
भारत की वर्कफोर्स में रोजगार योग्यता यानी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़कर 56.33% हो गई है। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, हम एआई के मैदान में एक ग्लोबल खिलाड़ी बन रहे हैं। दुनिया की 16% एआई वर्कफोर्स भारतीय है और ये भी बताया जा रहा है कि हर 10 में से 9 कर्मचारी अब जेनरेटिव एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आंकड़े वाकई में उम्मीद जगाते हैं। ये दिखाते हैं कि हमारे युवा नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो क्या है? ये विकास अपने साथ नई तरह की चुनौतियां और एक नया विभाजन ला रहा है। पहला है डिजिटल विभाजन का नया रूप। बड़ी बड़ी कंपनियां तो एआई और ऑटोमेशन को तेजी से अपना रही हैं, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, छोटे और मध्यम उद्योग, एमएसएमईज, हाँ, वो इस दौड़ में बहुत पीछे छूट रहे हैं। उनके पास ना तो वैसी टेक्नोलॉजी है, न ही उसे चलाने वाले स्किल्ड लोग। तो एक तरफ इन्फोसिस और टीसीएस हैं और दूसरी तरफ लुधियाना या तिरुपर की एक छोटी फैक्ट्री, और दोनों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। और दूसरा बड़ा बदलाव क्या है? दूसरा बड़ा बदलाव है गिग इकोनॉमी का विस्तार। अनुमान है कि 2030 तक हमारे यहाँ 2.35 करोड़ गिग वर्कर्स होंगे। ये वो लोग हैं जो कंपनियों के पेरोल पर नहीं हैं, बल्कि प्रोजेक्ट या गिग के आधार पर काम करते हैं। जैसे डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स, फ्रीलांसर्स। बिल्कुल। 2.5 करोड़, ये तो लगभग ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है। हाँ, और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन 2.5 करोड़ लोगों में से ज्यादातर के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, न प्रोविडेंट फंड, न हेल्थ इंश्योरेंस, न कोई जॉब सिक्योरिटी। तो सवाल ये उठता है कि जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी का एक आकर्षक नाम दे रहे हैं, कहीं वो इनसिक्योरिटी का एक खूबसूरत मुखौटा तो नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम एक ऐसी वर्कफोर्स बना रहे हैं जो काम तो कर रही है, पर हमेशा एक अनिश्चितता के साए में जिएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी आर्थिक उथल-पुथल के बीच एक और ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, सीधे लोगों के खाते में पैसे डालने की राजनीति। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। हाँ, बिहार चुनाव में महिलाओं के लिए घोषित नकद हस्तांतरण योजना को एनडीए की जीत का एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। ये एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार तो साबित हो रहा है, पर क्या ये एक अच्छी आर्थिक नीति भी है? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं और दोनों ही बहुत मजबूत हैं। एक तरफ अर्थशास्त्री चिंता जताते हैं कि इससे राज्यों के खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ता है। बिहार का राजकोषीय घाटा 6% से ज्यादा हो गया है, जबकि आदर्श स्थिति 3% की मानी जाती है। मतलब राज्य अपनी चादर से ज्यादा पैर पसार रहा है। बिल्कुल, जो लंबे समय में टिकाऊ नहीं है। लेकिन क्या इससे महंगाई बढ़ने का खतरा नहीं है? जब इतने सारे लोगों के हाथ में अचानक ज्यादा पैसा आएगा तो चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक भारत में ऐसा बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। इसका एक कारण यह है कि लोग इस पैसे का इस्तेमाल रोजमर्रा के खाने पीने से ज्यादा दूसरी चीजों पर कर रहे हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत या फिर पुराना कर्ज चुकाने में। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इसके सामाजिक फायदे भी हैं। जब पैसा सीधे महिलाओं के खाते में जाता है तो घर के अंदर उनकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, बच्चों के पोषण का स्तर सुधरता है। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक जमीनी मॉडल है। हाँ, तो ये अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण के बीच एक बहुत ही जटिल संतुलन है। और इस पूरी आर्थिक तस्वीर को चलाने वाली एक और बड़ी ताकत है ऊर्जा। नंदन नीलेकणी का एक लेख बताता है कि आने वाले समय में हमारी बिजली की जरूरतें विस्फोटक रूप से बढ़ने वाली हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, बड़े बड़े डेटा सेंटर और एआई, इन सब की वजह से 2035 तक बिजली की मांग 6 गुना तेजी से बढ़ेगी। और इस मांग को पूरा करने के लिए सिर्फ ज्यादा बिजली बनाना काफी नहीं होगा, हमें उसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना होगा। यहीं पर इंटरऑपरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। एक मिनट, इंटरऑपरेबिलिटी से आपका क्या मतलब है? इसे आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि हमारे सभी डिजिटल उपकरण, चाहे वो आपका स्मार्ट एसी हो, घर पर लगा ईवी चार्जर हो, ये सब सिर्फ स्मार्ट ना हो, बल्कि एक दूसरे से और बिजली ग्रिड से बात भी कर सके। अच्छा। ताकि वे बिजली का इस्तेमाल तब करें जब ग्रिड में सौर या पवन ऊर्जा जैसी सस्ती और साफ ऊर्जा सबसे ज्यादा उपलब्ध हो। जैसे आपका ईवी चार्जर रात को 2 बजे कार चार्ज करे जब बिजली की मांग कम होती है, न कि शाम 7 बजे जब सब लोग एसी चला रहे होते हैं। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन क्या ये भारत जैसे देश में हकीकत में मुमकिन है? सवाल बिल्कुल जायज है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन अगर हम अभी से इसकी नींव नहीं रखेंगे तो हम भविष्य की इस जरूरत के लिए कभी तैयार नहीं हो पाएंगे।
अगर हमारे सभी स्मार्ट डिवाइस अलग अलग काम करेंगे तो इससे सिस्टम में अक्षमता बढ़ेगी और साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ेगा। जो पहले ही बहुत बढ़ चुका है। हाँ, पिछले 4 सालों में 3 गुना बढ़ गया है। भारत का इंडिया एनर्जी स्टैक इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। तो देश के अंदर अर्थव्यवस्था एक बड़े मंथन से गुजर रही है, लेकिन ठीक यही उथल-पुथल हमारी सीमाओं के बाहर भी हो रही है और इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। बिल्कुल। चलिए अब भारत की सीमाओं से बाहर देखते हैं। अमेरिका और सऊदी अरेबिया के रिश्तों में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस MBS की व्हाइट हाउस यात्रा के बाद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ उनके मानवाधिकार रिकॉर्ड का बचाव किया, बल्कि उन्हें F-35 जैसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान और कंप्यूटर चिप्स बेचने का वादा भी किया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अमेरिका सऊदी रिश्ते कभी भी लोकतंत्र या मानवाधिकार जैसे मूल्यों पर नहीं टिके थे। ये हमेशा से भू राजनीति और तेल के हितों पर आधारित रहे हैं। सही है। ट्रंप प्रशासन ये समझ रहा है कि गाजा युद्ध के बाद के माहौल में सऊदी अरब को इजराइल के साथ संबंध सामान्य करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वे अब उस शर्त को हटा रहे हैं। मतलब पहले शर्त थी कि आप इजराइल से दोस्ती करो तो हम आपके साथ डील करेंगे, और अब कह रहे हैं इजराइल को छोड़ो, हम सीधे आपके साथ अपने रिश्ते मजबूत करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब को पश्चिम एशिया में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक केंद्रीय धुरी के रूप में देखता है। वो रियाद को किसी भी कीमत पर अपने पाले में रखना चाहते हैं। तो ये विशुद्ध रूप से रियल पॉलिटिक है। बिल्कुल। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? एक मजबूत अमेरिका सऊदी धुरी हमारे लिए क्या मायने रखती है? इसके हमारे लिए मिले जुले संकेत हैं। एक तरफ इस क्षेत्र में स्थिरता भारत के ऊर्जा हितों के लिए अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सऊदी को बहुत ज्यादा उन्नत अमेरिकी हथियार मिलते हैं तो ये क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। और अब दुनिया से सिमटकर अपने बिल्कुल पड़ोस में आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हाल की भूटान यात्रा पहली नज़र में एक सामान्य कूटनीतिक दौरा लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का संदर्भ बहुत गहरा है। बिल्कुल। भूटान इस समय एक बड़े आंतरिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वहाँ के समाज में कुछ गंभीर चुनौतियां हैं, जैसे कि युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। हजारों युवा बेहतर मौकों के लिए ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चिंता उत्तर में चीन की तरफ से सीमा पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। तो ये दौरा सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक संदेश भी था। ये भारत की तरफ से एक मजबूत संदेश था कि इस मुश्किल घड़ी में हम भूटान के साथ खड़े हैं। इस यात्रा में पनबिजली परियोजनाओं के उद्घाटन से लेकर बड़ी आर्थिक सहायता तक भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भूटान के इस परिवर्तन काल में वो उसका सबसे भरोसेमंद और अटूट सहयोगी बना रहेगा। और पड़ोस से ही जुड़ी आज की सबसे नाटकीय और जटिल खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो भारत की एक बहुत करीबी सहयोगी मानी जाती थी, उन्हें ढाका की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है और वो इस समय दिल्ली में शरण लिए हुए हैं। ये भारत के लिए एक बहुत ही नाजुक और जटिल कूटनीतिक स्थिति है। शेख हसीना को जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के हिंसक दमन के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके चलते उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और देश छोड़कर भागना पड़ा। और भारत ने उन्हें शरण दी है। हाँ, भारत ने उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी है, जो हमारी पुरानी नीति के अनुरूप है। लेकिन इससे तो बांग्लादेश की नई सरकार के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। वो तो उनके प्रत्यर्पण यानी उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ भारत की घोषित नीति है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को उस देश में वापस नहीं भेजता जहां उसे मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। ये एक मानवीय सिद्धांत है। हाँ। दूसरी तरफ बांग्लादेश हमारा एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ोसी है। नई सरकार के साथ संबंध खराब करना हमारे हित में नहीं है। ये विदेश नीति, ऐतिहासिक संबंधों और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन साधने की एक अग्नि परीक्षा है। तो इन सभी स्रोतों से हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? हमने देखा कि देश के अंदर हमारे बड़े बड़े सिस्टम भरोसे के संकट से जूझ रहे हैं, चाहे वो परीक्षा हो या फसल बीमा। हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसे तकनीकी और सामाजिक मंथन से गुजर रही है जो मौके बना रहा है, पर साथ ही एक बड़ी आबादी को असुरक्षित भी छोड़ रहा है। और हमारे चारों तरफ की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कल के दोस्त आज चुनौती बन सकते हैं। इन सभी कहानियों में एक साझा सूत्र है, और वो है जटिल बदलावों का प्रबंधन। चुनौती हर जगह एक ही है। आप व्यवस्थाओं को ज्यादा लचीला, ज्यादा न्यायसंगत और बदलते समय के अनुकूल कैसे बनाते हैं। सही बात है। चाहे वो एक परीक्षा प्रणाली को सुधारना हो, AI क्रांति को अपनाना हो जिसमें छोटे उद्योगों को भी साथ लेकर चला जाए, या फिर पड़ोसियों के साथ नाजुक संबंधों को संभालना हो।
आज की पूरी चर्चा विकास, सुरक्षा और न्याय के बीच के तनाव को दिखाती है। गिग इकॉनमी का उदय ये सवाल खड़ा करता है कि क्या विकास का मतलब हमेशा सामाजिक सुरक्षा होता है? बिल्कुल। बिहार में कैश बांटने की योजना पूछती है कि क्या राजनीतिक जीत आर्थिक स्थिरता से ज्यादा जरूरी है? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी किसानों को धोखा दे सकती है, गिग इकोनॉमी सुरक्षा छीन सकती है और कैश स्कीमें अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल सकती हैं। तो 21वीं सदी में भारत के लिए तरक्की का वो मॉडल क्या हो जो एआई की ताकत का भी इस्तेमाल करे और महाराष्ट्र के उस किसान को 2 रुपए का चेक भी न थमाए? एक ऐसा विकास जो किसी को पीछे न छोड़े, वो हकीकत में कैसा दिखेगा?